दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। दिवाली के बाद दिल्ली बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। लिस्ट में लाहौर और कराची का भी नाम शामिल। दरअसल दिवाली के बाद सोमवार को दिल्ली की सुबह धुंध की परत से हुई और वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया। वायु गुणवत्ता निगरानी में विशेषज्ञता रखने वाली स्विस कंपनी IQ एयर के अनुसार सोमवार को दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। इसके बाद पाकिस्तान के लाहौर और कराची शहरों का स्थान था। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में मुंबई 5वें और कोलकाता 6वें स्थान पर है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में आतिशबाजी पर भड़क गए मंत्री गोपाल राय। बोले बीजेपी सरकार प्रदूषण में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार। दरअसल गोपाल राय ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप पुलिस पटाखों को दिल्ली में नहीं बिकने देती तो प्रदूषण का स्तर नहीं बढ़ता। दिवाली के दिन दिल्ली में पटाखे जलाने की वजह से प्रदूषण में बढ़ोतरी के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि जब दिल्ली में पटाखे के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध था तो पुलिस ने सख्ती क्यों नहीं की, और अगर से बैन पर अमल होता तो दिल्ली के प्रदूषण में रातों रात 100 अंकों की बढ़ोतरी नहीं होती। उन्होंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी की पुलिस बीजेपी सरकार के पास है, इसीलिए बैन के बावजूद पटाखों की बिक्री के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। गोपाल राय ने कहा कि पटाखे को यूपी और हरियाणा से दिल्ली लाया गया। कुछ विशिष्ट लोगों ने ऐसा किया, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश को बताया भ्रष्टाचार की राजधानी। बोले सरकार बनते ही होगी जातीय जनगणना। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी ने भी नीमच जिले में आम सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मंच से बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग की आबादी मध्य प्रदेश में अधिक है और उसी के मुताबिक उन्हें अधिकार भी मिलना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जावद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि ओबीसी वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। जैसे ही मैंने प्रधानमंत्री मोदी से जाति आधारित जनगणना करने को कहा तो उस दिन से प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि भारत में कोई जाति नहीं है, यहाँ सिर्फ गरीब हैं। मध्य प्रदेश में हम सरकार आने पर जाति आधारित जनगणना कराएंगे। नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी समंदर पटेल के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 50 से ज्यादा गरीबों की योजनाएं कर दी बंद, मध्य प्रदेश का कर दिया बंटाधार। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अंतिम दौर में है। यहाँ 17 नवंबर को चुनाव है और आज प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। जहां नीमच में आयोजित सभा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा तो वहीं राज्य के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस के साथ साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंदेरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो आप लोगों ने मना ली, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब कमल के फूल की सरकार बनेगी और तीसरी दिवाली तब मनानी है जब 22 जनवरी को रामलला अयोध्या के मंदिर में विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी। 550 सालों से रामलला अपमानित अवस्था में थे। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। चुनाव में जहां बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए पूरा जोर लगा रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेताब दिख रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी कभी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकती, केवल बीजेपी ही भारतीय संस्कृति का सम्मान कर सकती है। मध्य प्रदेश को बंटाधार बनाने वाले दिग्विजय सिंह और 50 से ज्यादा गरीबों की योजना बंद करने वाले कमलनाथ के हाथों में क्या आप मध्य प्रदेश दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि मेरी आपसे कर्मबद्ध विनती है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाइए। आपका एक वोट 2 काम करेगा। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जब तक शिवराज सिंह चौहान दिन में एक बार झूठ ना बोल लें उनका खाना नहीं पचता। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए सियासी दिग्गज लगातार कई बड़े वादे कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम किसानों को सिंचाई के लिए 12 घंटे फ्री में बिजली देने का काम करेंगे।
देंगे। इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपए नारी सम्मान योजना के जरिए देंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार भ्रष्टाचार और अत्याचार का केंद्र बनी हुई है। हमारी सरकार आने पर हम इससे छुटकारा दिलाने का काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने वादा किया कि मध्य प्रदेश के विकास और जनता की रक्षा की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। आज मध्य प्रदेश में किसान बिना खाद और बिना बीज के हैं, युवा बिना रोजगार के हैं और महिलाएं बिना सुरक्षा के हैं, तो फिर शिवराज सिंह चौहान किस काम के हैं? उन्होंने कहा कि सरकार आने पर हम महिलाओं को 1500 रुपए महीने देने का काम करेंगे और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। सीहोर की जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आगामी चुनाव को लेकर कमलनाथ ने कहा कि नौजवानों के भविष्य की जिम्मेदारी अब कमलनाथ की है। 17 नवंबर का चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश और आपके भविष्य का चुनाव है। इस दौरान उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जब तक दिन में एक बार झूठ नहीं बोलते उनका खाना नहीं पचता। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश चुनाव के अंतिम चरण में बीजेपी ने झोंक दी पूरी ताकत। पीएम मोदी आज इंदौर में करेंगे जबरदस्त रोड शो। दरअसल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी सियासी दल पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज इंदौर में एक बड़ा रोड शो करा सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते मतदाताओं के बीच में पहुंचेंगे। इंदौर में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर प्रशासन के स्तर पर भी तैयारी की गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बेहद महत्वपूर्ण रोड शो माना जा रहा है, जो इंदौर की विधानसभा 1 और विधानसभा क्रमांक 3 से गुजरेगा। बड़ा गणपति से शुरू होकर यह रोड शो मुख्य मार्ग होते हुए खजूरी बाजार और वहां से सीधा राजवाड़ा तक आएगा। इसे लेकर पुलिस द्वारा रिहर्सल भी की गई है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले सरकार जाने की उल्टी गिनती हो गई शुरू। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाने की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बीच में सत्ता साझा करने को लेकर हुए कथित समझौते पर उनकी खिंचाई की। पीएम मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं को धोखा दे सकती है तो ये तय है कि ये जनता को धोखा देगी और उनसे किए गए वादे पूरे नहीं करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस भी समझ गई है कि अब छत्तीसगढ़ में उसका समय समाप्त हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के कुछ पत्रकार मित्रों और राजनीतिक विश्लेषकों ने मुझे बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद पाटन से चुनाव हारने वाले हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस उनसे इतनी नफरत करती है कि वो उनके नाम पर पूरे ओबीसी समुदाय को गाली देती है। कांग्रेस मोदी से नफरत करती है। कांग्रेस अब मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। पीएम मोदी ने आगे ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से कांग्रेस मोदी के नाम पर पूरे ओबीसी समुदाय को गाली दे रही है। कोर्ट द्वारा माफी मांगने के निर्देश देने पर भी इसने कभी भी माफी नहीं मांगी और माफी मांगने से इनकार कर दिया। ये इस बात का उदाहरण है कि उनके मन में ओबीसी समुदाय के लिए कितनी नफरत है। ये कांग्रेस ही है जिसने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया। ये कांग्रेस ही है जिसने बाबा साहेब की राजनीति का अंत करने की साजिश रची। पीएम मोदी ने आगे हमलावर अंदाज में कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकती है। अगली बड़ी खबर, महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में 32 के खिलाफ केस दर्ज। 2 बड़े बिजनेसमैन का नाम शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का हुआ भुगतान। दरअसल मुंबई पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर सहित 32 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जुए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में 2 बड़े बिजनेसमैन के नाम भी शामिल किए गए हैं। पुलिस ने माटुंगा के सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश बैंकर की शिकायत के आधार पर महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उपला और शुभ सोनी समेत कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जुए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी ने दावा किया है कि असीम दास से पूछताछ और उसके पास से बरामद मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच और महादेव नेटवर्क के एक उच्च पदस्थ आरोपी द्वारा भेजे गए ईमेल की जांच से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अर्थात नियमित भुगतान कथित तौर पर अतीत में किए गए हैं और अब तक महादेव ऐप प्रमोटर्स द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने लगा दी वादों की झड़ी। बोले डबल इंजन की सरकार बना दो, 6000 की योजना को 12000 कर देंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में एक चुनावी सभा को संबोधित करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की और विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बनवा दो, 6000 की योजना को हम लोग 12000 कर देंगे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल बाबा कह रहे थे कि धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदी बहेगी, एक डंडा तक नहीं चला, कश्मीर हमारा है। कांग्रेस पार्टी धारा 370 को 70 साल तक अपनी गोद में रखे रही। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीए सरकार को याद करते हुए कहा कि सोनिया गांधी और मनमोहन की सरकार में पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और हमला करते थे। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा है। इन लोगों ने हमेशा तिरंगे का अपमान किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे का नाम रोशन किया है। उन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की चर्चा करते हुए कहा कि मोदी सरकार में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर को अटकाती रही। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कमलनाथ राज्य में घपले के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी ने गरीबी नहीं हटाई बल्कि गरीबों को ही हटा दिया। आप लोग फिर से बीजेपी की सरकार बना दो, आने वाले दिनों में 10 लाख तक का इलाज फ्री में होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान को फतेह करने के लिए बीजेपी लगा रही पूरा जोरा। भरतपुर में होगी पीएम मोदी की जनसभा। दरअसल राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनाव को देखते हुए यहां पर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। दीपावली के त्योहार के कारण 2 दिन प्रचार में सुस्ती देखने को मिली, लेकिन अब सभी प्रत्याशियों का प्रचार जोर पकड़ेगा। वहीं तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक क्षेत्र में जाकर मतदाताओं को लुभाने के लिए जनसभा करने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्वी राजस्थान को फतेह करने के लिए प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। बीजेपी भरतपुर जिले में 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा कराने की तैयारी में लगी है। 18 नवंबर को प्रधानमंत्री का भरतपुर दौरा प्रस्तावित बताया जा रहा है। साल 2018 के चुनाव में भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। इस बार बीजेपी की नजर भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर टिकी है। बीजेपी पीएम मोदी के सहारे यहां वोट साधने में लगी है, इसीलिए भरतपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा कराई जा रही है। अगली बड़ी खबर, वोकल फॉर लोकल ने इस दिवाली निकाल दिया चीन का दिवाला, डेटा देखकर उड़ जाएंगे होश। दरअसल इस बार दीपावली पर देश भर के बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ है। दीपावली की सुबह कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की तरफ से जारी एक आंकड़े के मुताबिक इस वर्ष के दिवाली सीजन में देश भर के बाजारों में 3.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ है और सभी त्योहारों पर ग्राहकों द्वारा जमकर भारतीय वस्तुओं की खरीदारी की गई। आपको बता दें कि अभी गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा एवं तुलसी विवाह त्योहार बचे हैं, जिनमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का और व्यापार होने की संभावना है। व्यापारी संगठन के हिसाब से इस बार चीन को दिवाली पर्व पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार का बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले सालों में दिवाली त्योहार पर चीन से बनी वस्तुओं को लगभग 70% बाजार भारत का मिल जाता था, जो इस बार बिल्कुल भी नहीं मिला। देश में किसी भी व्यापारी ने इस साल चीन से दिवाली से संबंधित किसी भी वस्तु का इंपोर्ट नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा त्योहारों पर लोकल में बनी वस्तु खरीदने का आह्वान किया गया था, जिसका बड़ा प्रभाव पूरे देश में दिखाई दिया। देश के सभी शहरों के स्थानीय निर्माताओं, कारीगरों एवं कलाकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों की भारी मात्रा में बिक्री हुई, जिससे आत्मनिर्भर भारत की एक विशिष्ट झांकी दिवाली पर्व के जरिए देश एवं पूरी दुनिया ने देखी है। अगली बड़ी खबर, लोगों ने धुएं में उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली एनसीआर में जमकर हुई आतिशबाजी, 969 तक पहुंचा AQI। दरअसल दिवाली पर आतिशबाजी के लिए प्रतिबंध के बावजूद राजधानी दिल्ली और एनसीआर में जमकर पटाखे फोड़े गए। रविवार को दिवाली के दिन सुबह से ही कई इलाकों में आतिशबाजी शुरू हो गई थी, जो शाम होते ही बड़े पैमाने पर बढ़ती चली गई। राजधानी के कमोबेश हर एक इलाके समेत एनसीआर में हर तरफ रात करीब 10 बजे तक चंद सेकेंड के अंतराल पर 90 डेसिबल की आवाज की सीमा को पार कर पटाखों का शोर सुना जाता रहा। इसकी वजह से प्रदूषण भी सामान्य से कई गुना बढ़ गया। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में सोमवार की सुबह ही एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 996 था, जो खतरनाक स्तर पर है। यह सामान्य से 20 गुना अधिक है।
अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में चढ़ा सियासी पारा। चुनाव से पहले कांग्रेस और बीआरएस में चले लाठी डंडे, झड़प में कई लोग हो गए घायल। दरअसल तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसक झड़प का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। नगर कुरनूल जिले के अचंपेट निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी झड़प हो गई। इसमें कई लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने 2 मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि झड़प की शुरुआत तब हुई जब बीआरएस उम्मीदवार बल राजू की कार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि बीआरएस नेता कार में नकदी ले जा रहे थे, इसीलिए वो वाहन की जांच करना चाहते थे। कार चेकिंग की बात पर दोनों पक्ष बहस करने लगे। इसी बात को लेकर बीआरएस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की होने लगी। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से पत्थर और लाठियों से हमला शुरू हो गया। जमकर लाठियां बरसने लगी। इस झड़प में बीआरएस प्रत्याशी की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दोनों गुटों को अलग किया। घायल बलराजू को इलाज के लिए हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर, हैदराबाद में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। तेलंगाना की मंत्री सविता रेड्डी के रिश्तेदारों के यहां पर तलाशी ले रही टीम। दरअसल तेलंगाना में इस महीने के आखिर में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, मगर वोटिंग से पहले राज्य में ईडी और आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स की लगातार छापेमारी हो रही है। सोमवार को राजधानी हैदराबाद में अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी की गई। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कुल मिलाकर 14 लोकेशन पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग के अधिकारी तेलंगाना मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी के रिश्तेदारों के यहां पर छापेमारी कर रहे हैं। अधिकारी वर्तमान में हैदराबाद में एक प्रमुख फार्मा कंपनी पर भी छापेमारी कर रहे हैं। साथ ही शहर भर में 15 अलग अलग स्थानों पर यह ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।